41 विराज सिंघानिया। अब आगे श्रेया जब पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे एकांश खड़ा हंस रहा था, जिसे देख श्रेया और चीढ़ जाती है। श्रेया, क्या इतना हंस रहे हो? मैंने कोई जोक सुनाया है क्या? लुक ऑफ ट्रायम्फ। और क्या अंदर क्या कहा था तुमने? मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। हाँ। एकांश, हाँ तो और क्या कहता कि तुम एक कम दिमाग लड़की हो जो बिना अच्छे से जांच पड़ताल करे किसी से भी मिलने चली जाती हो। श्रेया एकांश को उंगली दिखाते हुए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, देखो ज्यादा बनो मत। और क्या कहा बद्दीमग? मैंने पहले ही उस यूजून के बारे में सब पता लगाया था और मुझे ये भी पता था कि वो एक नंबर का फ्लटर है और हाँ जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी वो हो गया। स्मर्क। एकांश, और वो कैसे? श्रेया हंसते हुए, जिस रूम में हम बैठे थे वो उसका अपना रूम था जिससे होते हुए एक और रूम जाता है जिसका दरवाज कांच का है जिससे अंदर देखा जा सके। इस होटल की मेन डिश यहाँ की फुगू फिश है। ये फिश बहुत जहरीली होती है इसलिए इसे बनाने के लिए 11 साल की प्रैक्टिस जरूरी होती है ये जानने के लिए कि उसका खाने वाला पार्ट कौन सा है। यूजून इन शेफ को बहुत ज्यादा सैलरी देता है लेकिन वो उन्हें कहीं और जाने ही नहीं देता, कोई उनसे मिल भी नहीं सकता। एकांश को श्रेया की बातें सुन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एकांश, पर इससे हमें क्या मतलब? श्रेया, मतलब ही तो है, मैंने जानबूझकर इस टाइम का अपॉइंटमेंट लिए। इस वक्त बहुत कम ही कस्टमर्स यहाँ होते हैं, मतलब शेफ भी फ्री होते हैं। अंदर जाने से पहले मैंने उन्हें फुगू डिश का ऑर्डर दिया और कमरे में आते ही गेट पर बटन कैमरा फिक्स कर दिया जिसमें उनकी पूरी रेसिपी रिकॉर्ड हो गई। एकांश श्रेया का ये रूप देख हैरान भी बहुत था। श्रेया ने यहाँ आने से पहले इतनी सारी प्लानिंग की, इसकी एकांश को उम्मीद नहीं थी। एकांश, मतलब तुमने उनकी रेसिपी चुराई? तुम्हें शर्म नहीं आई? श्रेया, अरे ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी उन शेफ को यहाँ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं पर इस यूजून ने उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है जिसके हिसाब से जब तक ये होटल रहेगा तब तक उन्हें यही काम करना पड़ेगा। ये सब बोलते हुए श्रेया उदास हो गई, डिसअपॉइंटेड। श्रेया को उदास देख एकांश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने इस होटल को पहले ही बंद करवाने का इंतजाम कर दिया है, अगले एक हफ्ते में ये बंद हो जाएगा। स्मर्क। एकांश की बात सुन श्रेया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो सच में उस शेफ की मदद करना चाहती थी। इधर शिवाय और विशु भी अपने काम में लगे हुए थे। उन्होंने लगभग 3 होटल्स में जाकर उनका कस्टमर्स के लिए उनका एटीट्यूड, उनका प्रोफेशनलिज्म सब नोटिस किया। विशु ने तो कुछ नोट्स भी बनाए। शिवाय ने भी होटल मैनेजमेंट की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में स्टाफ के लिए जॉब ऑफर की। अब बस देर थी तो उनके आने की। उसके बाद शिवाय और विशु मिलकर उन्हें तैयार करने वाले थे। साथ काम करते हुए दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई लेकिन लड़ाई अपनी जगह थी। टीयर्स ऑफ जॉय। अब इनका काम तो लगभग खत्म ही हो गया था। उधर ध्रुव ने भी अपना काम खत्म कर लिया। अब इन तीनों ने मिलकर एकांश और श्रेया को सरप्राइज देने का सोचा, वो भी उनके पास जाकर, पर उन्हें क्या पता था कि सरप्राइज वो देने नहीं लेने जा रहे हैं। एकांश और श्रेया का भी काम पूरा हो चुका था, थीम तो सिलेक्ट हो ही चुकी थी, बस अभी कुछ बड़े बड़े होटल में जाकर थोड़ा आइडिया लेना था। अब शाम होने को आई थी। एकांश ने एक होटल बुक किया। इस होटल में आज किसी ने पार्टी रखी थी। श्रेया और एकांश करीब 5 बजे दोनों होटल गए। श्रेया को बहुत नींद आ रही थी तो वो सो गई। श्रेया को अभी पार्टी के बारे में भी नहीं पता था। पार्टी रात 9 से शुरू थी। रात 8 बजे एकांश श्रेया के रूम डोर पर खड़ा डोरबेल बजा रहा था। श्रेया ने दरवाजा खोला और फिर जाकर बेड पर लेट गई, जिसे देख एकांश चिढ़ गया। एकांश, कितना सोऊंगी, अब उठो, नीच पार्टी है। एकांश के मुंह से पार्टी का नाम सुन श्रेया एकदम बेड से उठ एकांश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। श्रेया, पार्टी क्यों, किस लिए? हमारा तो अभी होटल तैयार भी नहीं हुआ, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा? ग्रिन। श्रेया फिर रुककर गुस्से से बोलती है, और अगर पार्टी थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ओएमजी, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, अब क्या होगा? श्रेया आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही एकांश उसके मुंह पर हाथ रख देता है और चिढ़ते हुए बोलता है, तुम इतना क्यों बोलती हो? मतलब सामने वाले इंसान की तो ना सुनने की कसम खाकर पैदा हुई थी। अब बिल्कुल चुप रहो, बताता हूँ अभी। इतना बोल एकांश श्रेया के चेहरे से अपना हाथ हटा लेता है और श्रेया मासूम सा मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है, डिसअपॉइंटेड। श्रेया, बोलो। एकांश, पहली बात यहाँ पार्टी है और ये होटल मेरे ही एक दोस्त का है। मैं तुम्हें ये पार्टी दिखाना चाहता था जिससे तुम्हें पार्टी थीम का भी आइडिया हो। दूसरा, मैं तुम्हें बताने वाला था पर तुम आते ही सो गई। और आखिरी, तुम्हारी ड्रेस मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है तो तुम रेडी होकर नीचे आ जाना, मैं अभी स्टाफ को भेजता हूँ। इतना बोल एकांश वहां से चला गया और श्रेया भी नहाने के लिए चली गई। एकांश नीचे हॉल में आ रहा था कि किसी से टकरा गया। जब मुड़कर देखा तो एकांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके सामने खड़ा आदमी उसे देख मुस्कुरा रहा था। ओ हेलो मिस्टर एकांश, व्हाट अ कोइंसिडेंस, स्मर्क, वी मीट अगेन। इतना बोल उस लड़के ने एकांश के सामने हाथ बढ़ाया पर एकांश अभी भी गुस्से से उसे देख रहा था। एकांश, रियली मिस्टर विराज सिंघानिया, इट्स रियली अ कोइंसिडेंस दैट वी मीट हियर। लास्ट टाइम दैट वाज योर लक दैट वी लीव यू, बट दिस टाइम डोंट इवन ट्राई टू रिपीट द मिस्टेक और आई विल किल यू पाउटिंग, रिमेंबर दैट। इतना बोल एकांश वहां से चला गया और वही विराज एक शैतानी मुस्कान लिए एकांश को जाते देखता रहता है। एकांश श्रेया को कुछ बताने वापस उसके कमरे में आया पर गेट बंद था। एकांश जैसे ही नॉक करने वाला था उसे अंदर से श्रेया की आवाज आई। श्रेया फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है, जब भी उसके बारे में पता चले मुझे तभी फोन किया करो। 2 साल से तुम एक इंसान को नहीं ढूंढ पाए, अगर तुम नहीं कर सकते तो बोल क्यों नहीं देते, मैं खुद ही कर लूंगी। इतना बोल श्रेया फोन रख देती है। एकांश भी कुछ सोचते हुए वहां से चला जाता है और किसी को फोन करता है। वही श्रेया बेड पर बैठकर अपनी पुरानी यादों में खो जाती है और कुछ सोचते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी वहां स्टाफ आ जाता है। 3 लड़कियां जिनके हाथों में 3 बॉक्स थे। वो श्रेया को तैयार करना शुरू करते हैं। 42 श्रेया कहाँ है?
एकांश फोन पर रोहन से बात कर एक बार फिर श्रेया के रूम में आता है। तीनों स्टाइलिस्ट श्रेया को तैयार कर जा चुकी थी, पर श्रेया अभी भी अपनी ड्रेस के साथ कुश्ती लड़ रही थी। टीयर्स ऑफ जॉय। एकांश जब अंदर आता है तो देखता है श्रेया दूसरी तरफ मुड़कर खड़ी है। श्रेया की पिट इस वक्त एकांश के सामने थी। श्रेया के कमर तक लहराते बाल एकांश की धड़कने बढ़ाने के लिए काफी थे। गेट खुलने की आवाज सुन श्रेया मुड़ती है तो देखती है कि सामने एकांश खड़ा है। एकांश ने आज ग्रे ब्लेजर पहना हुआ था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था, पर एकांश को देखते ही श्रेया गुस्से से चिल्लाती हुई उसके पास आई। श्रेया, यही ड्रेस मिली थी तुम्हें मेरे लिए? पाउटिंग, मेरे सारे बाल इसकी जिप में उलझ गए। लाउडली क्राइंग, पूरा सर दुखा दिया। अगर मेरा एक भी बाल टूटा ना तो मैं तुम्हें गंजा करवा दूंगी, समझे तुम? पाउटिंग। एकांश, बोलने खत्म हुआ हो तो अब मैं कुछ हेल्प कर दूं? श्रेया, हाँ तो तुम ही करोगे, तुम ही ड्रेस लाए थे। इतना बोल श्रेया पलट जाती है और एकांश श्रेया के बाल जिप से निकालने की कोशिश करता है पर बाल निकलते ही नहीं। आखिर में एकांश जिप को थोड़ा खोल देता है। ऐसा करने से उसके हाथ जैसे ही श्रेया की कमर को छूते हैं वैसे ही दोनों को शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। एकांश एक बार फिर कोशिश करता है और इस बार का श्रेया के बाल निकल तो जाते हैं पर जिप में उलझकर 2 बाल टूट जाते जिसे एकांश निकालकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। श्रेया पलटती है और चारों तरफ घूमकर फर्श को देखने लगती है। उसे ऐसा करता देख एकांश चिढ़ते हुए बोलता है, एक्सप्रेशनलेस, अब क्या हुआ? श्रेया, अरे मैं देख रही हूँ कि मेरे बाल तो नहीं टूटे। श्रेया की बात सुन एकांश झेप जाता है और उसका हाथ पकड़ कमरे से बाहर लाते हुए बोलता है, नहीं टूटा एक भी बाल, अब जल्दी चलो वरना पार्टी खत्म भी हो जाएगी। श्रेया भी अब मुंह बनाकर एकांश के साथ नीचे हॉल में आती है। पार्टी हॉल बहुत बड़ा था। बड़े बड़े बिजनेसमैन एक दूसरे को पटाने में लगे हुए थे। बहुत से बिजनेसमैन ने तो अपनी डील्स भी फाइनल की। एकांश को इन पार्टी में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो बस श्रेया को एक बार पार्टी थीम दिखाना चाहता था ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। एकांश और श्रेया के हॉल में आते ही सबकी नजरें उनकी तरफ अपने आप ही खींची चली आई। अब हम श्रेया लगी इतनी सुंदर रही थी कि कोई चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था और लड़कियां एकांश से सभी की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। सभी आकर एकांश को ग्रीट कर रहे थे और श्रेया के बारे में पूछ रहे थे, पर एकांश बस दोस्त बोलकर बात को टाल देता। श्रेया अब इस सबसे बोर हो चुकी थी। वो साइड में जाकर एक जूस ग्लास उठाकर जूस पीने लगती है और साथ ही में हाल की डेकोरेशन और मैनेजमेंट को भी अच्छे से समझने की कोशिश करती है कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है जिससे श्रेया पीछे पलटती है तो देखती है सामने वही लड़का खड़ा है जिससे श्रेया उस दिन टकराई थी। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि विराज ही है, विराज सिंघानिया। विराज, हे ब्यूटी, वैसे आज तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। विराज श्रेया को गांधी नजरों से देखते हुए कहता है जिसे देख श्रेया को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, श्रेया, थैंक्स बट नो थैंक्स। विराज, ओफ, ये अदा, ये एटीट्यूड यार, जान लेकर रहेगा हमारी स्माइलिंग फेस। विराज एक बार फिर बेशर्मी से बोलता है। इस बार श्रेया उसकी बात को अनसुना कर वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है कि सामने से आ रही एक लड़की से टकरा जाती है और उसके हाथों के ग्लास की सारी रेड वाइन श्रेया की ड्रेस पर गिर जाती है। उस लड़की ने जानबूझकर श्रेया की ड्रेस गंदी की थी ताकि वो विराज से दूर रह सके। जब से वो पार्टी में आई थी तब से ही बस श्रेया की तारीफ ही सुन रही थी जो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बिना श्रेया की तरफ देखे वहां से चली गई और विराज भी एक शैतानी मुस्कान लिए वहां से चला गया। श्रेया, अजीब लड़क है, मतलब एक तो मेरी इतनी सुंदर ड्रेस खराब कर दी, ऊपर से सॉरी भी नहीं कहा हूं। लुक ऑफ ट्रायम्फ श्रेया उस लड़की को कोस ही रही थी कि तभी एक वेटर वहां आया। वेटर, मैम आपकी ड्रेस गंदी हो गई, चलिए मैं आपको एक रूम दिखा देता हूं, आप चलिए। श्रेया, नहीं एक्चुअली मेरा रूम पहले ही यहां बुक्ड है सो थैंक्स। स्माइल। इतना बोल श्रेया आसपास एकांश को ढूंढती है पर एकांश उसे कहीं दिखाई नहीं देता तो श्रेया अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ एकांश को सभी अपनी अपनी कंपनी से इंट्रोड्यूस कर रहे थे ताकि उन्हें अपनी कंपनी के लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सके। एकांश की नजरें बस श्रेया को ही ढूंढ रही थी। एकांश सबको एक्सक्यूज मी बोल वहां से श्रेया को ढूंढता हुआ निकलता है पर उसे श्रेया कहीं नहीं मिलती। एकांश, मैं ही पागल हूं, मुझे श्रेया को अकेला ही नहीं छोड़ना चाहिए था, वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं। वरीड। एकांश इससे पहले श्रेया को देखने कहीं और जाता उससे पहले ही कोई उसके कंधे को थपथपाता है। एकांश जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो दंग रह जाता है। उसके सामने ध्रुव, शिवाय और विशु खड़ी थी। एकांश, तुम सब यहाँ? ध्रुव, हाँ हम सब यहाँ श्रेया को और तुझे सरप्राइज देने आए हैं, अब ये बता श्रेया कहाँ है? ध्रुव आगे पीछे देखते हुए बोलता है क्योंकि उसे श्रेया कहीं दिखाई नहीं देती। विशु, हाँ कहाँ है मेरी श्रेयू, इतना टाइम हो गया उससे मिले, डिसअपॉइंटेड। शिवाय, एकांश बोल ना कहाँ है श्रेया? एकांश, मुझे नहीं पता, मतलब मैं उसे यहाँ पार्टी थीम दिखाने लाया था पर फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई, मैं सबसे मिलने में बिजी हो गया। बोलते बोलते एकांश की आवाज बहुत धीमी होती जा रही थी। एकांश की बात सुन ध्रुव गुस्से से बोलता है, एकांश श्रेया तुम्हारे साथ यहाँ आई, मैंने तुम पर भरोसा कर उसे तुम्हारे साथ भेजा, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। पाउटिंग। ध्रुव को इतने गुस्से में देख विशु उसके सामने आती है। भाई भाई आप शांत हो जाओ, अभी श्रेया को ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिवाय, विशु सही कह रही है, अभी श्रेया को ढूंढते हैं। इतना बोल सब पार्टी में इधर उधर देखने लगते हैं पर एकांश वही खड़ा रहता है, पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत घबरा रहा था। एकांश अपने आप को शांत करते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं श्रेया को कुछ नहीं होने दूंगा। वही श्रेया जब अपने कमरे में आती है तो सीधा बाथरूम में जाकर अपनी ड्रेस साफ करने लगती है और वही कोई उसके कमरे में आकर थोड़ी देर पूरे कमरे में घूमकर वहां से चला जाता है। श्रेया जब वापस कमरे में आती है तो दरवाजा खुला देख सोचती है, मैंने तो गेट बंद किया था, ये खुला कैसे है? इतना बोल श्रेया जाकर गेट बंद कर देती है और जैसे ही गेट बंद होता है श्रेया की चीख निकल जाती है क्योंकि गेट के पीछे विराज था। श्रेया गेट खोलने की कोशिश करती है पर विराज गेट को ऊपर से बंद कर देता है जिसे देख श्रेया थोड़ी घबरा जाती है पर अपने चेहरे पर एक सिकन तक नहीं लाती।
श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विराज, बेबी एक कमरे में बंद दरवाजे के पीछे इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मैं और क्या कर सकता हूँ? थ्रोइंग किसेस। विराज की बातें सुन श्रेया को बहुत गुस्सा आ रहा था। श्रेया अपने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए, पाउटिंग, चुपचाप यहाँ से निकल लो वरना वो हालत करूंगी कि कभी अपने पैरों पर भी चलने लायक नहीं रहोगे। विराज श्रेया की तरफ बढ़ते हुए, अरे बेबी तुम उसकी टेंशन मत लो, बस एक बार मुझे गले लगा लो, बस फिर तुम्हारी और मेरी सारी टेंशन खत्म। स्मर्क। अब श्रेया का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। श्रेया पास में रखा फ्लावर वाज उठाकर उसके सर पर मारती है पर विराज एकदम से साइड हो जाता है जिससे वो वाज उसके कंधे पर लगकर टूट जाता है। अब विराज को गुस्सा आ जाता है, वो श्रेया को कंधे से पकड़ बेड पर पटक देता है। वाज टूटने के बाद कुछ कांच के टुकड़े बेड पर भी गिरे थे। श्रेया जब बेड पर गिरती है जिससे श्रेया की गर्दन में वो कांच चुभ जाता है और श्रेया की हल्की सी चीख निकल जाती है। वही विराज अपना कोट साइड में फेंक कर श्रेया के ऊपर आ जाता है और कसकर उसके हाथ पकड़ लेता है। श्रेया, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। कन्फाउंडेड फेस। विराज, अभी तक तो मैं छोड़ देता पर अब नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? पहले तुम्हारा भाई और अब तुम्हारा। स्मर्क। वही एकांश, ध्रुव, शिवाय और विशु श्रेया को हर तरफ ढूंढकर परेशान हो चुके थे। श्रेया का कॉल भी नहीं लग रहा था। श्रेया अपना फोन वॉशरूम में ही भूल आई थी। एकांश, ओ शिट, रश्ड फेस। ध्रुव, क्या हुआ? एकांश वरीड। हम पागलों की तरह यहाँ श्रेया को ढूंढ रहे हैं, वो अपने कमरे में भी तो हो सकती है। इतना बोल एकांश भागकर श्रेया के कमरे की तरफ जाता है। कमरे में श्रेया, भाई विराज, हाँ तुम्हारा भाई, मैंने ही उसे गोली मारी थी, मैंने ही उनका पहला प्रोजेक्ट भी चुराया था। स्मर्क। पर मुझे नहीं पता था कि उसकी इतनी बला की खूबसूरत बहन भी है। विराज की बातें सुन अब श्रेया का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। श्रेया, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर गोली चलाने की? पाउटिंग, इतना बोल श्रेया उसके हाथ पर काट लेती है जिससे विराज श्रेया का एक हाथ छोड़ देता है पर अभी भी श्रेया के ऊपर ही रहता है। श्रेया जल्दी से पैर उठाकर उसके लोअर एब्डोमेन में मार देती है जिससे विराज श्रेया को छोड़ साइड में गिर जाता है और दर्द से करहाने लगता है। वही श्रेया के रूम के बाहर एकांश, ध्रुव और शिवी आ चुके थे। एकांश, श्रेया दरवाज खोलो। श्रेया। इस वक्त एकांश की सांसें बड़ी हुई थी क्योंकि वो बहुत तेज दौड़कर यहाँ आया था और अब श्रेया गेट नहीं खोल रही थी। अब सबको टेंशन होने लगी। श्रेया जैसे ही एकांश की आवाज सुनती है उसके दिल को एक सुकून मिलता है। श्रेया जैसे ही गेट खोलने के लिए आगे बढ़ती है वैसे ही विराज पीछे से उसकी ड्रेस को पकड़ता है और श्रेया की ड्रेस की जिप खुल जाती है जिससे श्रेया की पूरी कमर दिखने लगती है। अचानक ऐसा होने से श्रेया की चीख निकल जाती है जो बाहर खड़े एकांश, ध्रुव और शिवी भी सुनते हैं। अब बिना टाइम गवाए ध्रुव, एकांश और शिवाय मिलकर गेट पर धक्का लगाने लगते हैं। विशु का तो श्रेया की चीख सुनकर ही बुरा हाल था। विशु बस रोए जा रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि श्रेया को कुछ ना हो। इतने में ही गेट टूट जाता है और अंदर का नजारा देख सभी हैरान रह जाते हैं। 43 विराज की सच्चाई। In last chapter I forgot to mention that Shreya's party dress pic was in comment. You can check it out there and let me know how is it. अब तक हमने देखा कि शिवाय, एकांश और ध्रुव ने दरवाजा तोड़ दिया और जैसे ही अंदर आए वो सब दंग रह गए। अब आगे, दरवाजा टूटने की आवाज सुन श्रेया गेट की तरफ भागी और वही विराज टूटे हुए वेस का बड़ा सा टुकड़ा लेकर श्रेया के पीछे उसे मारने आ रहा था पर श्रेया का तो उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। श्रेया के पीछे विराज को आता देख विशु की चीख निकल गई। श्रेया पीछे मुड़ती उससे पहले ही एकांश ने आकर श्रेया को पलटकर गले लगा लिया। विराज ने जब वो कांच फेंका तो वो श्रेया की बजाय एकांश को लगा। वही ध्रुव और शिवाय ने जाकर विराज को पकड़ लिया और उसे मारने लगे। ध्रुव बहुत गुस्से में बस विराज को पागलों की तरह मारे जा रहा था। ध्रुव, पाउटिंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। पाउटिंग। दी ध्रुव को ऐसे देख शिवाय उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वही श्रेया को एकांश के पास आकर ऐसे गले लगने से अलग ही सुकून मिल रहा था। श्रेया के आंसू जो इतनी देर से उसने रोक रखे थे अब उसके गालों पर लुढ़क आए। एकांश जो श्रेया का सर सहला रहा था, जैसे ही उसके हाथ श्रेया की कमर पर गए तो वो जमसा गया। श्रेया की ड्रेस की जिप खुली हुई थी। एकांश ने उसे बंद किया। अब एकांश की आंखें भी गुस्से से लाल हो चुकी थी। एकांश ने विशु को बुलाया जो कब से श्रेया को ही निहार रही थी। एकांश ने श्रेया को खुद से अलग किया। विशु ने श्रेया को पानी पिलाया। श्रेया का पूरा शरीर कांप रहा था। श्रेया की ऐसी हालत देख विशु की आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। एकांश ध्रुव के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख ध्रुव को अलग होने को कहा। ध्रुव ने विराज के कॉलर छोड़ दिए और खड़ा हो गया। विराज अब अधमरा हो चुका था। एकांश ने उसे कॉलर से पकड़ खड़ा किया और दांत पीसते हुए बोला, पाउटिंग 2 साल जेल जाकर भी तुझे चैन नहीं आया? हाँ, इतना बोल उसके मुंह पर एक घुसा मारा। 1 महीना बाहर की दुनिया क्या देख ली, तेरे पर निकल आया। पाउटिंग बोल। विराज, नफरत है मुझे खुराना और कपूर खानदान से। पाउटिंग, तुम्हारे बाप ने मिलकर मेरे डैड को मारा था, उनके सारे धंधे सारी फैक्ट्री सब बंद करवाई, मेरा पूरा परिवार रातों रात सड़क पर आ गया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा परिवार भी खत्म कर दूंगा और होने भी ऐसे ही वाला था। उस समय मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट चुराकर तुम्हारा इतना लॉस कराया और फिर ध्रुव को गोली मारी पर किस्मत अच्छी थी इसकी जो ये बच गया। जेल से आने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम फिर से उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो मैं भी अपना अधूरा काम पूरा करने वापस आ गया। स्मर्क। और तभी मुझे पता चला कि इस ध्रुव की एक हसीन बहन भी है तो मैंने सोचा। विराज आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही ध्रुव और एकांश ने एक साथ उसे मारना शुरू कर दिया जिससे वो अब बेहोश हो गया। पर ध्रुव और एकांश अभी भी उसे मारे जा रहे थे। तभी उन्हें विशु की आवाज आई और वो सब भागकर वहां आए तो देखा विशु के हाथ पर खून लगा है और श्रेया बेहोश हो चुकी थी। ध्रुव घबराते हुए, विशु क्या हुआ? श्रेयू को वरीद ये खून कैसे? विशु, भाई श्रेयू की गर्दन से खून बह रहा है।
इतना बोल विशु फिर से रोने लगी। ध्रुव ने जल्दी से श्रेया को अपनी गोद में उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। विशु भी उसके पीछे पीछे ही कमरे से बाहर आ गई। अब कमरे में बस शिवाय, एकांश और विराज ही बचे थे। एकांश ने एक नज़र विराज की ओर देखा और फिर शिवाय से बोला, इसे वही लेकर जाओ, मैं और ध्रुव थोड़ी देर में आते हैं। इतना बोल एकांश भी चला गया। सभी होटल के पीछे के रास्ते से गाड़ी में बैठ हॉस्पिटल के लिए निकल दिए। एकांश कार चला रहा था। विशु उसके साइड में बैठी थी और बैक सीट पर ध्रुव श्रेया का सर अपनी गोद में लिए बैठा था। इस वक्त सबकी आंखें नम थी। कुछ ही देर में सभी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर्स ने जल्दी से श्रेया को एडमिट किया, उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। वही ध्रुव के पास बार बार संजीव जी का फोन आ रहा था। उन्हें पता था कि आज सब मिलकर श्रेया को सरप्राइज देने गए हैं, पर अब काफी समय हो चुका था, इसलिए उन्होंने फोन किया। इस बार ध्रुव ने फोन उठाया और बिना उनकी बात सुने रूंधे गले से सब कुछ उन्हें बता दिया, जिसे सुन संजीव जी वही सोफे पर गिर गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उनकी ऐसी हालत देख ध्रुव के पापा ने फोन लिया और ध्रुव से पूछे तो श्रव्य ने उन्हें सब बता दिया। ध्रुव की बात सुन सब वहां आना चाहते थे, पर ध्रुव ने उन्हें ये बोलकर रोक दिया कि कल तक वो श्रेया को लेकर घर आ जाएंगे। ध्रुव ने फोन रखा, अब उससे रहा ना गया। ध्रुव ने गेट के पास जाकर कांच से अंदर देखा तो श्रेया का सफेद चेहरा सामने आया, जिसे देख ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। वही विशु का भी रो रो कर बुरा हाल था। उससे श्रेया की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। विशु ध्रुव के पास आती हुई, भाई भाई हमारी श्रेयू को कुछ नहीं होगा ना, लाउडली क्राइंग। ध्रुव ने विशु को गले लगा लिया और बोला, नहीं हमारी श्रेयू को कुछ नहीं होगा, वो बहुत स्ट्रांग है। विशु, भाई अगर बचपन की तरह श्रेया। विशु आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ध्रुव उसे डांटते हुए बोलता है, कुछ नहीं होगा मेरी बहन को, अब वो बच्ची नहीं है। वही एकांश बस एक कोने में खड़ा अपनी ही सोच में गुम था। एकांश मन में, ये सब मेरी वजह से हुआ। श्रेया मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था, मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता हूँ। तभी डॉक्टर बाहर आए। सभी भागकर उनके पास गए और श्रेया के बारे में पूछने लगे। डॉक्टर, देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, घाव गहरा नहीं था लेकिन चोट गले पर है, अगर थोड़ा भी तेज लगता तो शायद उनकी हालत क्रिटिकल हो सकती थी। चोट लगने से नसों पर थोड़ा दबाव पड़ा है, जिससे उन्हें ज्यादा बोलने पर दर्द होगा, तो आप ख्याल रखना। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अब जाकर सबकी जान में जान आती है। विशु जल्दी से फोन कर घर पर सबको बता देती है। ध्रुव एकांश के पास आता है। ध्रुव, आई एम सॉरी। एकांश उस समय मैं गुस्से में पता नहीं तुम्हें क्या कुछ कह गया। ध्रुव की बात सुन एकांश अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं ध्रुव तुमने सही कहा था, श्रेया मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था, आई एम सॉरी डिसअपॉइंटेड। ध्रुव, अरे अब ये सब छोड़ श्रेया, अब ठीक है। कुछ देर में श्रेया को भी होश आता है। श्रेया अभी तक नॉर्मल हो चुकी थी, वो सबसे बात भी कर रही थी। घर से भी सभी ने वीडियो कॉल के थ्रू उससे बात की, पर एकांश कुछ नहीं बोल रहा था। उसे लग रहा था कि श्रेया उससे नाराज होगी। श्री एकांश को देखते हुए ध्रुव से बोलती है, भाई आज ये लंगूर को क्या हुआ, इतना चुप चुप कैसे, किसने इसका केला छीन लिया। टीयर्स ऑफ जॉय। श्रेया ने ये बात बहुत आराम से कही थी, पर फिर भी एकांश के कानों तक पहुंची गई ग्रिन। एकांश चिढ़ते हुए, देखो ज्यादा इतराओ मत, मैं तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, वरना। एकांश इतना ही बोल पाता है कि ध्रुव उसे घूरते हुए, वरना। एकांश ध्रुव को देख, कुछ नहीं मैं क्या ही करूंगा, ग्रिन। जैसी बहन वैसा भाई, गुंडा गुंडी कही के हूं अनअम्यूज्ड। एकांश की बात सुन ध्रुव और श्रेया हंसने लगते हैं। विशु कुछ देर पहले ही श्रेया से मिल शिवाय के साथ जा चुकी थी, क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। 44 विराज की मौत और न्यूज। सबको लगता है कि सब ठीक हो गया, मगर आगे आने वाली जिंदगी क्या मोड़ लेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगली सुबह जल्दी ही सब घर पहुंच गए। सब श्रेया के लिए बहुत परेशान थे। एकांश के परिवार वाले भी सुबह सुबह ही खुराना मेंशन आ चुके थे। अनीता जी को जब से श्रेया के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला था, तब से उनकी हालत बहुत खराब थी। गायत्री जी ने जैसे तैसे उन्हें संभाला। श्रेया, ध्रुव और एकांश घर आए। श्रेया के गले पर लगी पट्टी देख गायत्री जी और अनीता जी घबरा गई और श्रेया को अपने पास बैठते हुए बोली, श्रेया बेटा ये कैसे, अब भी दर्द हो रहा है क्या। अनीता जी ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। श्रेया, अरे माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। फिर उठकर घूमकर दिखाया। श्रेया को ऐसे नॉर्मल देख सबको शांति मिली। आपको पता है मैंने उसकी क्या हालत की, अरे अगर ये सब ना आते तो पता नहीं मैं उसका क्या हाल करती। स्माइल लुक ऑफ ट्रायम्फ श्रेया ने पूरे रोब से कहा, जिसे सुन सब हंसने लगे, पर ज्यादा बोलने की वजह से श्रेया के गले में दर्द होने लगा, जो उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। श्रेया को ऐसे देख सब परेशान हो श्रेया के पास आ गए। ध्रुव, क्या हुआ पाउटिंग, डॉक्टर ने मना किया था ना ज्यादा बोलने से, पर नहीं तुम्हारी जबान कहाँ रुकती है, अब हुआ ना दर्द। ध्रुव की डांट सुन श्रेया सर नीचे कर लेती है। एकांश, ध्रुव श्रेया को आराम की जरूरत है, आंटी आप श्रेया को कमरे में ले जाए, वो थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अनीता जी और गायत्री जी श्रेया को ऊपर कमरे में ले जाती है, पर श्रेया तो बस यही सोच रही थी कि एकांश को हुआ क्या है, वो इतना बदला बदला बिहेव क्यों कर रहा है। श्रेया के जाते ही संजीव जी गुस्से से ध्रुव और एकांश की ओर देखते हुए, ध्रुव, एकांश बेटा हमें नहीं पता आप क्या करोगे या कैसे करोगे, पर हमें अब वो विराज बर्बाद चाहे पाउटिंग पिक्चर बार उसने आप पर गोली चलाए, आपने बस उसे जेल भेजा, हम तो उसे तभी मारना चाहते थे, पर अब और नहीं पाउटिंग। हर्षवर्धन जी भी गुस्से से, संजू सही कह रहा है, इस बार उसने हमारे घर की बेटी पर गलत नजर डाली है, इस बार वो बचना नहीं चाहिए। इतने में ही ध्रुव के पापा भी आगे आते हुए, हमने उसके बाप के साथ जो कुछ भी किया वो उसी के लायक था, और अब इस विराज के साथ भी वही होना चाहिए, तुम समझ रहे हो ना बेटा। ध्रुव जी आप सब परेशान मत हो, अगर आप सब नहीं भी कहते तो भी हम उसे सुधारने ही वाले थे। इतना बोल ध्रुव और एकांश एक शैतानी मुस्कान लिए एक दूसरे को देखते हैं, स्मर्क स्मर्क, और घर से बाहर निकल जाते हैं।
कुछ समय बाद उनकी कार एक पुरानी फैक्ट्री के आगे आकर रुकती है। ध्रुव और एकांश फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। सामने चेयर पर एक आदमी को बांधा होता है और चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। उसके आसपास 3 से 4 बॉडीगार्ड्स खड़े थे और शिवाय भी वहीं पड़ी एक चेयर पर बैठा था। ध्रुव और एकांश को देख वो उनके पास आता है। शिवाय, अब श्रेया कैसी है? ध्रुव, वो तो ठीक है पर अब ये ठीक नहीं रहेगा। स्मर्क। एकांश अपनी जेब में हाथ डाले हुए ही विराज के पास जाता है और बॉडीगार्ड से कहकर उसका मुंह खुलवाता है। विराज की हालत इस समय देखने लायक थी। उसका पूरा चेहरा पीटने की वजह से रंग बिरंगा हो रखा था। टीयर्स ऑफ जॉय। कल से उसे पानी की एक बूंद भी नहीं दी गई थी। एकांश विराज के बाल पकड़ उसका सर ऊपर करता है जिससे विराज की चीख निकल जाती है। एकांश हंसते हुए, क्या हुआ, इतनी जल्दी दर्द होने लगा? हाँ स्मर्क, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो अभी बहुत तड़पना है। एकांश की बात सुन विराज एक तिरछी हंसी हंसते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, मैं उसके साथ मजे नहीं ले पाया तो स्मर्क उसके मजे दुनिया लेगी। एकांश। विराज के मुंह से श्रेया के बारे में ऐसी बात सुन शिवाय, ध्रुव और एकांश को गुस्सा आ गया। ध्रुव ने आकर विराज के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन के बारे में एक सेंड भी बोला तो तेरी जबान काट दूंगा। पाउटिंग। विराज फिर हंसते हुए कहता है, अरे किस किस का मुंह बंद करवाओगे? जब क्या होगा जब पूरी दुनिया तुम्हारी प्यारी बहन की वो हालत देखेगी। हाँ टीयर्स ऑफ जॉय। एकांश पास खड़े बॉडीगार्ड से बंदूक लेकर विराज के हाथ पर चला देता है जिससे विराज दर्द से कर रहा उठा टायर्ड। एकांश, कहा था ना मुंह बंद रखना। पाउटिंग। विराज की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ से खून बहे जा रहा था। विराज, अब मुझे इतना तो पता है कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, तो मैं जाते जाते तुम्हें एक बात बताता हूँ। स्मर्क, सुनना चाहोगे? चलो बता ही देता हूँ। मैं अगर मर भी गया ना तो भी तुम अपनी बहन की इज्जत नहीं बचा पाओगे। टीयर्स ऑफ जॉय। टीयर्स ऑफ जॉय। तुम्हें पता है अब तुम्हारा खानदान बर्बाद होने वाला है। हा हा हा। इतना बोल विराज पागलों की तरह हंसने लगा। ध्रुव इस वक्त विराज के सामने यमराज की तरह खड़ा था। ध्रुव ने बंदूक की सारी गोली विराज के सीने में उतार दी और विराज मर गया। एकांश ने उन बॉडीगार्ड्स को देखते हुए कहा, इसकी वो हालत करो कि इसकी रूह भी कांप उठे। मरने के बाद भी इसे शांति नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद एकांश, ध्रुव और शिवाय बाहर कार में आकर बैठ गए। शिवाय, वरीड, ये विराज क्या क्या बोल रहा था? और ध्रुव, तुमने उसे मारा क्यों? हमें अभी कोई आइडिया नहीं है कि उसने क्या प्लान किया हुआ था। ध्रुव, तुम्हें लगता है वो अगर जिंदा होता तुम पूछते और वो सब तुम्हें बता देता? एकांश, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहता था। उसे पता था कि इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने पहले से ही सारी प्लानिंग की हुई थी। डरने वाली बात तो ये है कि हमें उसके अगले वार के बारे में कुछ भी नहीं पता। ध्रुव, तुम सही कह रहे हो पर सोचने वाली बात तो यह है कि अब हम क्या करें। एकांश, ध्रुव, तुम और शिवाय घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल एकांश कार से उतरा और शिवाय की कार में बैठकर वहां से चला गया। शिवाय, अब ये कहा गया? ध्रुव कार स्टार्ट करते हुए, इतने दिनों से कंपनी नहीं गया तो वही कुछ काम होगा। ध्रुव ने बोल तो दिया मगर इतना तो उसे भी पता था कि ऐसे वक्त में एकांश का पूरा ध्यान बस विराज पर है। इधर एकांश अपने ऑफिस में बैठा था और उसके सामने रोहन बैठा था। एकांश, रोहन, पता लगाओ ये विराज सिंघानिया की फैमिली अब कहाँ है और जहां भी हो उन्हें बर्बाद कर दो। पाउटिंग, उनका बिजनेस, उनकी कंपनी सब बंद कर दो, कल तक सब हो जाना चाहिए। रोहन यस बॉस बोलकर वहां से चला गया पर एकांश अभी भी किसी गहरी सोच में बैठा था। एकांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया के लिए इतना परेशान क्यों हुआ, क्यों श्रेया को उस हालत में देख वो कांप उठा था, क्यों उसे विराज पर उसकी बातों पर इतना गुस्सा आया। एकांश के मन में इस वक्त हजारों सवाल थे पर जवाब एक भी नहीं। एकांश अपना सर झटकते हुए वहां से चला जाता है और खुराना मैंशन की तरफ निकल जाता है। खुराना मैंशन। एकांश जब अंदर आता है तो देखता है कि अनीता जी और गायत्री जी श्रेया को बड़े प्यार से खाना खिला रहे थी। एकांश मन में, ये लड़की कितनी आसानी से सबसे अपना काम करवा लेती है। अनअम्यूज्ड, हमें तो कोई खाने को पूछता तक नहीं। तभी ध्रुव और शिवाय भी उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। शिवाय, मुझे पता है भाई तू क्या सोच रहा है, हम भी वही सोच रहे हैं। इतना बोल तीनों एक दूसरे की तरफ लाचारी में देखते हैं और डाइनिंग टेबल पर जाकर सबके साथ खाना खाने लगते हैं। एकांश खाना खाकर उठने ही वाला होता है कि उसका फोन बजता है। रोहन का नाम देख एकांश फोन उठाता है। रोहन की बात सुन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। एकांश अपनी मुट्ठी बीच जल्दी से हॉल में आता है। सभी एकांश को ऐसे भागता देख उसके पीछे हॉल में आ जाते हैं। एकांश टीवी ऑन करता है। टीवी पर चल रही न्यूज को देख वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। श्रेया तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 45 शादी। अब तक हमने देखा कि टीवी पर चल रही न्यूज को देख सबके चेहरों पर अलग अलग रिएक्शंस थे। कोई हैरान था, किसी के चेहरे पर गुस्सा तो किसी की आंखों में आंसू थे। अब आगे न्यूज देख एकांश और ध्रुव ने गुस्से से मुठियां भींच ली। अनीता जी और गायत्री जी की आंखों में आंसू थे, वही श्रेया तो मानो कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही थी। टीवी पर बार बार एक फोटो दिखाया जा रहा था जिसमें एकांश ने श्रेया को गले लगाया हुआ था और वो उसकी जिप बंद कर रहा था, लेकिन उस फोटो को कुछ इस तरह दिखाया हुआ था कि फोटो में एकांश श्रेया की ड्रेस की जिप खोलते हुए दिख रहा था। श्रेया का साइड फेस और एकांश का पूरा चेहरा साफ नजर आ रहा था और साथ ही रिपोर्टर्स पता नहीं क्या क्या कहानियां बना रहे थे। कोई एकांश और श्रेया का अफेयर बताता तो कोई कुछ। पिछले कुछ समय से श्रेया और एकांश को बहुत बार एक साथ देखा गया था, कभी चैरिटी प्रोग्राम में तो कभी होटल के सामने, तो सभी अपनी अपनी कहानियां बना रहे थे। ध्रुव को ये सब देख बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया और बोला, कुणाल, मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर ये सब बकवास सभी प्लेटफॉर्म से डिलीट हो जानी चाहिए, नहीं तो तुम ऑफिस से साफ हो जाना। इतना बोल ध्रुव फोन कट कर देता है और श्रेया को देखता है जो बेजान सी खड़ी थी। ध्रुव श्रेया के पास आता है और श्रेया से कहता है, श्रेयू तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू कुछ बोलती क्यों नहीं, कुछ बोल वरीड।
श्रेया बस ध्रुव को देखती है और आराम से कहती है, भाई आप मुख पर भरोसा करते हैं ना, आप इन सब की बातों को नहीं मानते न, मैंने कुछ गलत नहीं किया। श्रेया जैसे जैसे बोल रही थी वैसे वैसे उसका गला रूंधता जा रहा था, पर श्रेया की आंखों से एक आंसू का कतरा भी नहीं गिरा था। सभी से श्रेया की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। एकांश के भी दिल में एक दर्द सा उठा, पर उसने अपने चेहरे पर कुछ भी दिखने नहीं दिया। ध्रुव, श्रेयू तू क्या बोल रही है? मुझे ही नहीं बल्कि हम सबको तुम पर भरोसा है, और उस वक्त शिवाय विशु में हम सब थे वहां। डिसअपॉइंटेड श्रेया ध्रुव के गले लग जाती है और उसकी शर्ट कसकर पकड़ लेती। एकांश और ध्रुव को समझ आ रहा था कि श्रेया इस वक्त बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही है, पर किसी को दिखा नहीं रही। श्रेया, थैंक्स भाई, अब दुनिया कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है। स्माइल। ध्रुव श्रेया के सर पर हाथ फेरता है और उसे आराम करने का बोलकर एकांश की तरफ कुछ इशारा कर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एकांश, शिवाय, ध्रुव, संजीव जी, हर्षवर्धन जी, राकेश जी और संजय जी सब एक बड़े से कमरे में बैठे थे। सबके चेहरों पर सिकंद की लकीरें थी। शिवाय, ध्रुव, तुमने न्यूज को न्यूज चैनल्स पर चलने से तो रोक लिया, लेकिन अभी तक पता नहीं कितने ही लोग इस न्यूज को फॉरवर्ड कर चुके होंगे और ये न्यूज पूरी तरह रुक नहीं पाएगी। राकेश जी, शिवाय ने ठीक कहा बेटे, अब बहुत देर हो चुकी है और हम कुछ कर भी नहीं पाए। डिसअपॉइंटेड संजीव जी, जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पाउटिंग, उसने हमारी बेटी की इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की है। ध्रुव, दादू ये सब उस विराज ने किया है। पाउटिंग। हर्षवर्धन जी, पर बेटा वो तो मर गया ना, तो फिर उसने कैसे? संजय जी, हाँ बेटा, तुमने ही तो कहा था कि वो मर गया, तो फिर वो ये सब कैसे करवा सकता है? ध्रुव कुछ कहता उससे पहले ही एकांश बोलता है, विराज मरा है, उसके आदमी नहीं। मैंने उसके परिवार के बारे में पता लगवाया था। उसके बाप के मरने के बाद उसने और उसकी मां ने मिलकर अपना 2 नंबर का काम जारी रखा। उसका एक और छोटा भाई है जो हमेशा नशे में धुत रहता है। उसके एक हाथ में लड़की और दूसरे में दारू की बोतल, इसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। विराज ने पहले ही पूरा प्लान बनाया था। उसने श्रेया के रूम में पहले ही ऐसी जगह कैमरा फिट कराया था जहां जिसे बेड का और बेड के आसपास की फुल कवरेज आ रही थी, जिससे वो अपनी सारी गंदी हरकतें रिकॉर्ड कर सके। लेकिन तभी हम सब वहां चले गए। हम विराज को तो वहां से ले आए, लेकिन उसके बाद उसके किसी आदमी ने वो कैमरा उठाया और ये पिक्चर न्यूज वालों को बेच दी। सभी एकांश की बात और विराज का प्लान सुन हैरान रह जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि विराज इतना सब कुछ प्लान कर लेगा। ध्रुव, इतना ही नहीं, उसने आगे भी बहुत कुछ प्लान किया हुआ है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। इतना बोल ध्रुव सबको विराज की कही हुई सारी बात बता देता है। विराज ने आगे क्या सोचा है हमें नहीं पता। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उसने रूम में कैमरा लगाया है। ऐसे ही पता नहीं उसने क्या क्या प्री प्लान किया हुआ है। अब मुझे श्रेया की फिक्र हो रही है। इस बार हमारे खानदान का नाम बदनाम करने के लिए उसने श्रेया को अपना शिकार बनाया है। जहां तक मुझे लगता है उसका अगला वार भी श्रेया पर ही होगा। शायद सोच सोच कर मेरा सर फटा जा रहा है। श्रेया जितना दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अंदर ही अंदर वो उतना ही टूटने लगती है और मैं अपनी श्रेयू को टूटते नहीं देख सकता। ये सब बोलते वक्त ध्रुव की आंखें नम हो जाती है। सभी ध्रुव का दर्द समझ रहे थे। ध्रुव के लिए इस दुनिया में श्रेया से बढ़कर कोई नहीं है। एकांश, मेरे पास एक रास्ता है जिससे श्रेया पर और हमारे खानदान पर लगे ये सभी दाग हम मिटा पाएंगे। पर ध्रुव, पर क्या? एकांश वरीड। एकांश, पर मुझे नहीं पता आप सब इस बात से राजी होंगे या नहीं। एकांश की बात सुन संजय जी बोलते हैं, ऐसी क्या बात है बेटा? एकांश सबकी तरफ देखते हुए कहता है, शादी। एकांश के मुंह से शादी का नाम सुन सब हैरान रह जाते हैं। ध्रुव को इस वक्त एकांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ध्रुव सीधा जाकर एकांश के कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, कभी नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी बहन की बलि नहीं दूंगा, समझे तुम? पाउटिंग। सभी आकर ध्रुव को एकांश से अलग करते हैं। एकांश फिर सबको कुछ कहता है जिससे सब एक बार फिर हैरान रह जाते हैं और ध्रुव भारी मन से शादी के लिए हाँ कर देता है। फिर कुछ सोचकर ध्रुव कहता है, मैं श्रेया की शादी तुमसे कराने के लिए तैयार हूं, मगर एक शर्त पर। एकांश, कैसी शर्त? कंफ्यूज्ड फेस। ध्रुव, ये शादी सिर्फ और सिर्फ श्रेया की मर्जी से होगी। अगर उसने मना कर दिया तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एकांश, स्मर्क, वो मना नहीं करेगी, उससे मैं बात करूंगा। तो क्या लगता है श्रेया मानेगी इस शादी के लिए? और अगर नहीं तो कैसे मनाएगा एकांश श्रेया को? क्या है विराज की अगली चाल? 46 श्रेया का शादी के लिए मानना। सभी कमरे से बाहर आते हैं और श्रेया, अनीता जी और गायत्री जी को हॉल में बुलाते हैं। हर्षवर्धन जी, देखो श्रेया बेटा, तुम सिर्फ संजू की ही नहीं मेरी भी पोती हो। मैं तुम्हें एकांश या शिवाय से अलग नहीं समझता। बोलते बोलते हर्षवर्धन जी चुप हो जाते हैं। श्रेया उनको इतना सीरियस देख समझ जाती है कि बात बहुत बड़ी है। श्रेया उनके पास आती है और उनका हाथ पकड़ कहती है, दादू आप चुप क्यों हो गए? वरीड, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, आप भी मेरे दादू है, बोलिए ना क्या बात है? हर्षवर्धन जी एक बार श्रेया को देखते हैं और फिर संजीव जी की तरफ इशारा करते हैं। हर्षवर्धन जी का इशारा पाकर संजीव जी बोलते हैं, बेटा श्रेया, आपको हम पर विश्वास है ना? डिसअपॉइंटेड श्रेया हैरानी से उनकी तरफ देखती है और बोलती है, आखिर बात क्या है जो आप सब इतना सीरियस हो रहे हो? मुझे आप सब पर खुद से ज्यादा भरोसा है। श्रेया को एक पल देख ध्रुव कहता है, श्रेया, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। ध्रुव की बात सुन श्रेया के मुंह से जैसे आवाज ही निकलनी बंद हो गई थी। ध्रुव श्रेया के पास जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर श्रेया की आंखों में देखता हुआ बोलता है, श्रेया, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है। हम अभी नहीं जानते कि उस विराज का आगे क्या प्लान है और मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम समझ रही हो ना? ध्रुव की सारी बात सुन श्रेया धीरे से बोलती है, भाई मुझे शादी नहीं करनी। आप मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे इन सब न्यूज से, इनकी बकवास से फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरा परिवार मेरे साथ है, पर मुझे शादी नहीं करनी।
श्रेया की बात सुन सबकी नजरें नीची हो जाती है क्योंकि सब जानते थे कि श्रेया शादी के लिए नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी उन्हें एक उम्मीद थी जो अब टूटती दिखाई दे रही थी। श्रेया की बात सुन ध्रुव श्रेया के गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुझे शादी नहीं करनी तो ना सही हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। श्रेया ध्रुव की बात सुन थोड़ी शांत होती है, लेकिन एकांश को गुस्सा आ जाता है। एकांश गुस्से से आगे आकर बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो पाउटिंग, तुम सिर्फ श्रेया की मर्जी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कभी तुमने अपनी कंपनी के बारे में सोचा है? तुम्हारी, हमारी, मेरी और शिवाय की मेहनत, तुम्हारी इतने सालों की मेहनत सब दाव पर लगी हुई है। एकांश की बात सुन ध्रुव एकांश के सामने आता है और बोलता है, एकांश मैं समझ सकता हूं पर मैं अपने लिए अपनी बहन की खुशियां नहीं छीनी सकता। तुम्हारा जो भी लॉस होगा वो मैं पे करने के लिए तैयार हूं। एकांश के मुंह से वो सब बातें सुन गायत्री जी, हर्षवर्धन जी और संजय जी को बहुत गुस्सा आता है। गायत्री जी, एकांश कैसी बातें कर रहे हो आप? पाउटिंग, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? सिर्फ ध्रुव के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए श्रेया का फैसला सबसे ज्यादा मायने रखता है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। एकांश, माँ मुझे नहीं पता कि आप सबके लिए ये क्या मायने रखती है, लेकिन श्रेया के मुझसे शादी करने से प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास हजारों तरीके हैं सब कुछ पहले जैसा करने के लिए, लेकिन इज्जत बचाने का ये सिर्फ एक ही तरीका है। मुझे कोई शौक नहीं है शादी करने का, बाकी आप सबकी मर्जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोल एकांश वहां से चला जाता है और श्रेया अपने कमरे में चली जाती है। श्रेया कमरे में आकर अपनी ही सोच में गुम रहती है कि तभी उसका ध्यान अपने फोन की रिंग से टूटता है जो कब से बजे जा रहा था। एकांश फोन उठाती है और कुछ देर बाद कर तैयार होने चली जाती है। एकांश का पूरा परिवार जा चुका था और बाकी सभी घरवाले अभी भी हॉल में ही बैठे थे। श्रेया को बाहर जाता देख श्रेया के पापा श्रेया को रोकते हुए बोलते हैं, श्रेया बेटा आप कहीं जा रहे हो? श्रेया, हाँ पापा अभी बाहर किसी से मिलने जा रही हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगी। ध्रुव, रुक मैं छोड़ देता हूँ। श्रेया, नहीं भाई मैं चली जाऊंगी। इतना बोल श्रेया चली जाती है। कुछ समय बाद श्रेया एक सुनसान सी जगह पर आती है। ये एक बहुत ही सुंदर सी जगह थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सामने बड़े बड़े पहाड़ देखकर ही किसी का मन शांत कर दे, लेकिन श्रेया इस वक्त बिल्कुल शांत नहीं थी। श्रेया थोड़ा आगे आती है तो देखती है एकांश वही खड़ा है। श्रेया एकांश के पास जाती है और सामने देखते हुए कहती है, क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? श्रेया की आवाज सुन एकांश श्रेया की ओर देखते हुए कहता है, क्या सोचा तुमने शादी के बारे में? एकांश की बात सुन श्रेया गुस्से से बोलती है, पाउटिंग मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। श्रेया की बात सुन एकांश हंसते हुए कहता है, स्मर्क, कैसी नागिन को पाल रहे हैं तुम्हारे घरवाले जिसे उनकी ही फिक्र नहीं। तुम कितनी सेल्फिश हो ना, मतलब एक तरफ ध्रुव है जो तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखता है, तुम्हारा परिवार जो अपनी इज्जत अपनी खुशी से पहले तुम्हारे बारे में सोचता है, और एक तुम हो जिसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एकांश की बात सुन आज श्रेया बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखों के आंसू जो उसने कब से रोके हुए थे अब बह गए। श्रेया 2 कदम पीछे हो जाती है। एकांश श्रेया के सभी रिएक्शन नोटिस करके भी इग्नोर कर आगे बोला, तुम्हें पता है इन 2 दिनों में ध्रुव का कितना लॉस हुआ है? उसके हाथों से 2 प्रोजेक्ट चले गए जिनके लिए वो पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा था, पर तुम्हें क्या स्मर्क? एकांश की बात सुन अब श्रेया से खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी वजह से ध्रुव का इतना लॉस हुआ होगा। श्रेया ने देखा था ध्रुव को रातों मेहनत करते, उसे पता था कि ध्रुव के लिए उसका काम क्या मायने रखता है। एकांश फिर बोलता है, हमारे ना जाने कितने ही ऐसे दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि हमें प्रोजेक्ट्स मिले। हमारी तरफ से की गई छोटी से छोटी गलती का वो इंतजार करते हैं। कहने को वो हमारी कंपनी का हिस्सा है, लेकिन वो कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं। जब से न्यूज आउट हुई है तब से ही शेयर होल्डर्स हमसे जवाब मांग रहे हैं। हमारे लिए ये सब सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। हम चाहे तो अभी उनके मुंह बंद करवा सकते हैं, लेकिन ध्रुव को और तुम्हारे परिवार को तुम्हारी इज्जत की ज्यादा फिक्र है। उनके लिए तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब तुम्हारी मर्जी, मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। मेरे लिए मेरी फैमिली की इज्जत ज्यादा मायने रखती है। अगर हमारी शादी होती है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरे और तुम्हारे बीच कभी कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं होगा। मैं कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा, तो तुम्हारे पास ऐसे ही जीने की आजादी होगी, और आगे का फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम्हारी मर्जी। इतना बोल एकांश वहां से अपनी कार के पास चला जाता है और मुड़कर श्रेया को देखता है जो अब धरती पर बैठी रो रही थी। श्रेया को इतना टूटता देख एकांश की मुठ्ठियां बंद गईं, फिर अपना ध्यान श्रेया से हटा एकांश गाड़ी में बैठ वहां से चला गया। यहाँ श्रेया बस रोए जा रही थी। एकांश की बातें उसे सुई की तरह चुभ रही थी। श्रेया, तुमसे तो क्या किसी से शादी नहीं कर सकती? टायर्ड मैं नहीं कर सकती, सबके साथ इतना बड़ा धोखा। कुछ समय बाद श्रेया घर आती है और ध्रुव के कमरे में जाकर ध्रुव से कहती है, भाई मैं एकांश से शादी के लिए तैयार हूँ। श्रेया की बात सुन ध्रुव हैरानी से श्रेया को देखता है और बोलता है, श्रेया तूने शादी के लिए मना किया था ना, तो फिर क्यों? तू ज्यादा मत सोच, मैं कुछ और रास्ता निकाल लूंगा। श्रेया, नहीं भाई मैं सच में शादी के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी कभी ना कभी तो करनी ही है ना, और जब घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है तो बस, और वैसे भी वहां भी तो सब मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। स्माइलिंग फेस। ध्रुव श्रेया के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था, जैसे जानना चाहता हो कि आखिर श्रेया के दिमाग में चल क्या रहा है। ध्रुव, श्रेयू पक्का ना, तुझ पर कोई प्रेशर तो नहीं है ना? तुझे तुझे किसी ने कुछ खत तो नहीं ना वरीड? श्रेया, नहीं भाई ये फैसला मेरा है। इतना सुन ध्रुव श्रेया को गले लगा लेता है और बोलता है, मैं अभी सबको बता कर आता हूँ। तुझे पता है दादू और हर्षु दादू तो कब से तुम दोनों के लिए तैयार बैठे हैं। 47 श्रेयांश की शादी। अब तक हमने देखे कि एकांश श्रेया को शादी के लिए मना लेता है और श्रेया ध्रुव को अपना फैसला सुना देती है। अब आगे ध्रुव घर में सबको बता देता है कि श्रेया शादी के लिए मान गई है। ध्रुव की बात सुन सबका पहला रिएक्शन ठीक ध्रुव जैसा ही था। सब श्रेया से पूछते हैं कि क्या सच में ये फैसला उसने अपनी मर्जी से लिया है या किसी के दबाव में वरीड।
श्रेया सबको शांत करते हुए कहती है, भाई, माँ, पापा, दादू, मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है, कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं, और जब मेरे इस फैसले से मेरे दो परिवार का अच्छा हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी फेस। और वैसे भी दादू हर्षू, दादू गायत्री आंटी, संजय अंकल और शिवाय सब मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं सबको अच्छे से जानती भी हूँ, रही बात एकांश की तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अनीता जी, बेटा ये क्या बोल रही है तू, वो तेरा होने वाला पति है जिसके साथ तुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है और तुझे उसी से फर्क नहीं पड़ता वरीद। ध्रुव, माँ अभी ये एक दूसरे को जानते ही कितना है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। संजीव जी, अरे अब ये खुशखबरी कोई मेरे यार को भी सुना दो, स्माइल। राकेश जी, अरे हाँ ध्रुव एक काम करो, वीडियो कॉल कर लो। ध्रुव, जी पापा मैं अभी करता हूँ। अनीता जी, मैं मंदिर में भगवान के सामने मिठाई का भोग लगाकर आती हूँ, आखिर इतनी खुशी दी है हमारी बच्ची ने। श्रेया सबको इतना खुश देख बहुत खुश थी। श्रेया मन में, आप सब ने आज तक मेरे लिए कितना कुछ किया, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, इस परिवार के लिए अगर कभी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ध्रुव ने पूरा सेटअप कर दिया था, कुछ देर बाद एकांश ने कॉल उठाया तो ध्रुव ने सबको बुलाने के लिए कहा, एकांश ने ठीक वैसा ही किया, कुछ देर बाद सभी हॉल में आ गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी संजीव जी हंसते हुए बोले, अरे खुशखबरी है मेरे यारा, स्माइल। हर्षवर्धन जी, कैसी खुशखबरी। हर्षवर्धन जी के साथ साथ सभी सोच में पड़ गए, तभी संजीव जी बोले, अरे हमारी श्रेया शादी के लिए मान गई है, ग्रिन। क्या। संजीव जी की बात सुन थोड़ी देर तक तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या रिएक्ट करे, फिर सबने खुद को संभाला। इधर शादी की बात सुन एकांश के चेहरे पर जंग जीतने वाली हंसी थी, स्मग जो शिवाय ने नोटिस कर ली थी और शिवाय को समझ भी आ गया था कि जरूर एकांश ने ही कुछ किया है। गायत्री जी, अरे मुबारक हो अनीता, अब हमारे परिवार की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेगी, ग्रिन। अनीता जी, सही कहा तुमने, स्माइल। गायत्री जी, चलो तो मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर शादी के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती हूँ। गायत्री जी की बात सुन एकांश कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। एकांश की बातें एक बार फिर सबको सोच में डाल देती है। हर्षवर्धन जी, पर क्यों बेटा, मुहूर्त तो पंडित जी ही निकाल ना। एकांश, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। संजय जी, ये क्या बकवास है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पाउटिंग। गायत्री जी भी गुस्से से, एकांश ये शादी है कोई मजाक नहीं, तुम श्रेया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उस पर क्या बीतेगी, पाउटिंग। श्रेया, मुझे मंजूर है। श्रेया की बात सुन ध्रुव कहता है, क्या ये क्या बोल रही है तू, तुझे पता भी है वरीद। श्रेया, भाई एकांश सही कह रहा है, हमें कोर्ट मैरिज ही करनी चाहिए और इसके लिए मैं तैयार हूँ। एकांश, ध्रुव जितना जल्दी हो सके हमें शादी करनी होगी और शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट को हम ऑफिशियली मीडिया में शो करेंगे जिससे सभी बातें, सबके डाउट्स एक साथ खत्म हो जाएंगे। श्रेया, हाँ भाई, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि शादी मंडप में हो या कोर्ट में। अनीता जी, पाउटिंग फर्क पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है, हमने कितने सपने सजाए हैं आपकी शादी के लिए, गायत्री ने ना जाने कितने सजाए हैं एकांश की शादी के लिए, उनका क्या। राकेश जी, अनीता शांत हो जाओ, बच्चों ने अगर कुछ फैसला लिया है तो हर सोच समझ कर ही लिया होगा और अभी शादी जरूरी है, और रही बात आपके शादी को लेकर सपनों के की, तो शादी जरूरी थोड़ी ना है कि एक बार ही हो, हम बाद में धूमधाम से अपने बच्चों की शादी करेंगे। राकेश जी की बात सबको सही लगती है और सब कोर्ट मैरिज के लिए मान जाते हैं। कुछ देर बाद सब सोने चले जाते हैं क्योंकि अगले ही दिन उनकी शादी थी। अगली सुबह सब तैयारियों में लग जाते हैं, भले ही शादी कोर्ट में हो लेकिन रीति रिवाज के मुताबिक गिफ्ट्स और बाकी सब चीजें, उन सब की तैयारी चल रही थी। गायत्री जी ने श्रेया के लिए शादी का पूरा जोड़ा भिजवाया था। श्रेया भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी, दो स्टाइलिस्ट उसे तैयार कर रही थी मगर श्रेया बिल्कुल गुमसुम सी थी। श्रेया तैयार होकर शीशे में अपने आप को देखती है, आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, पिंक लहंगा और ब्लू डायमंड ज्वेलरी उसे किसी राजकुमारी का लुक दे रहे थे, बस कमी थी तो एक मुस्कुराहट की। श्रेया अपने आप को निहार ही रही थी कि तभी दरवाजा खुला, श्रेया ने पलट कर देखा तो सामने ध्रुव था। श्रेया को देखते ही ध्रुव की आंखों से आंसू छलक गए, श्रेया भी भागकर ध्रुव के गले लग गई। 48 कॉन्ट्रैक्ट। श्रेया दौड़कर ध्रुव के पास जाती है और उसके गले लग रोने लगती है। ध्रुव, अरे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है। श्रेया, भाई भाई, अब आप सब मुझे भूल जाओगे ना, आप सबको तो मेरी याद भी नहीं आएगी, अब खाना सारी बर्फी अकेले ही। श्रेया की बातें सुन ध्रुव हल्का सा मुस्कुराता है और फिर श्रेया से दूर होकर बोलता है, किसने कहा कि हम तुझे भूल जाएंगे, हाँ भला कोई इतनी सुंदर सी परी जैसी बहन को कैसे भूल सकता है, और रही बात बर्फी की तो वो जब भी तेरा मन हुआ करेगा तो मैं लेकर आ जाया करूंगा, फिर साथ बैठकर खाया करेंगे, ठीक है। श्रेया पाउट बनाकर बस सर हाँ में हिला देती है। ध्रुव श्रेया के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, श्रेयू एक बात हमेशा याद रखना, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। तू भले ही आज दूसरे घर जा रही है पर इसका मतलब ये नहीं कि तू हमें भूल जाएगी, वो सब कितना भी प्यार करे, मेरे हिस्से का प्यार अगर तूने किसी को दिया ना तो फिर देखना। ध्रुव की बात सुन श्रेया हंसते हुए कहती हैं, अच्छा जी, मतलब अब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे हर्षू दादू, गायत्री आंटी, संजय अंकल सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं तो अब मैं अपने घर पर ही रहूंगी, मैं नहीं आऊंगी वापस। श्रेया ने ये सारी बातें बस मजाक में ही कही थी पर ध्रुव को श्रेया की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ध्रुव श्रेया के सामने आते हुए, देख श्रेयू, वो होगा तेरा घर लेकिन यही तेरा असली घर है और कैसे नहीं आएगी, मैं तुझे खुद वहां से लेकर आऊंगा, देख मुझे सुबह और शाम दोनों वक्त तेरा कॉल आना चाहिए और महीने में 2 हफ्ते तू यहाँ रहा करेगी बस। अरे उसे अपने पास ही पकड़कर बैठा ले जाने ही क्यों दे रहा है। अनीता जी अंदर आते हुए बोलती है, श्रेया को दुल्हन के रूप में देखकर उनकी आंखें नम हो जाती है। वो श्रेया को नजर का टीका लगाते हुए कहती है, किसी की नजर ना लगे, मेरी बच्ची को कितनी सुंदर लग रही है, स्माइलिंग फेस। उनकी बात सुन श्रेया बस हंस देती है।
ध्रुव, माँ आपने सही कहा, मैं इसे जाने ही नहीं देता, प्लान कैंसल बस। अनीता जी, ध्रुव ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, चलिए अब जल्दी जाने की तैयारी करिए, हमें देर हो रही है। ध्रुव अपना मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है डिसअपॉइंटेड। यार ये शादी की बात सुन कल तो मैं इतना खुश था, मैं तब कुछ समझ नहीं आया कल ही क्यों मना नहीं किया मैंने, लुक ऑफ ट्रायम्फ। थोड़ी देर बाद सभी मैरिज ब्यूरो के लिए निकल जाते हैं, कपूर फैमिली वही उनका वेट कर रही थी मगर एकांश और शिवाय अभी तक वहां नहीं थे। मैरिज ब्यूरो के सामने 4-5 गाड़ियां आकर रुकती है, पहली कार में संजीव जी और राकेश जी होते हैं, दूसरी कार में ध्रुव, अनीता जी और श्रेया और बाकी गाड़ियों में गिफ्ट, सब कार से उतरकर एक दूसरे से मिलते हैं। गायत्री जी, अरे अब हमारी होने वाली बहू के भी तो दर्शन कराओ, मेरा तो कब से श्रेया को देखने का मन हो रहा है। उनकी बात खत्म होते ही कार का गेट खुलता है और श्रेया बाहर आती है। श्रेया को देख सबकी पलकें मानो झपकना ही भूल जाती है। मैरिज ब्यूरो के अंदर से आते हुए एकांश की नजर जब श्रेया पर पड़ती है तो उसकी तो मानो सांसें ही रुक जाती है। श्रेया ने पिंक लहंगा पहना था, उस पर ब्लू डायमंड ज्वेलरी और सर पर पल्लू रखा हुआ था जिससे उसका पूरा चेहरा कवर था। ड्रेस लुक अगर चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं वहां पर डाल दूंगी। श्रेया सबके पास आकर आपको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है, सब उसे आशीर्वाद देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तभी कोई पीछे से आकर श्रेया को हक कर लेता है जिससे श्रेया डर जाती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती है तो गुस्से से उसे ही मारने लगती है। क्या था ये विशु, पता है मैं डर गई थी, पागल कहीं की। पाउटिंग। विशु हंसते हुए, अरे धीरे बोल, तेरे ससुराल वाले यही है कि ये सोचेंगे तेरे बारे में, और देख तेरी सासू माँ भी यही है, कितने ताने देंगी वो, टीयर्स ऑफ जॉय। विशु की बात सुन सब हंस देते हैं और वही श्रेया का मुंह बन जाता है। और वही शिवाय जो कब से बस विशु को ही निहार रहा था, अब उसे होश आता है। विशु आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। विशु ने सिंपल नेवी ब्लू लहंगा पहना था, बालों को अच्छे से स्टाइल किया था, हल्का सा काजल और हल्की लिपस्टिक में विशु बहुत सुंदर लग रही थी। सबके लाख रोकने पर भी गायत्री जी और अनीता जी ने मिलकर पंडित जी से शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लिया था और सबको चेतावनी दी थी कि शादी उसी वक्त होनी चाहिए। टीयर्स ऑफ जॉय लेडी डॉन। अभी मुहूर्त होने में 30 मिनट थी। सभी वही मैरिज ब्यूरो के अंदर ही एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी श्रेया की नजर एकांश पर पड़ती है जो उसे कुछ इशारे कर रहा था। उसके इशारे पाकर श्रेया विशु को ले कुछ बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और एकांश और शिवाय के साथ जाने लगती है। एकांश और श्रेया एक साथ आगे चल रहे थे, वही शिवाय और विशु पीछे थे। शिवाय, वैसे आज तो तुम्हें बहुत जल्दी उठना पड़ा होगा ना, ओम लगभग 3 या 4 घंटे पहले उठी होगी। विशु, और भला वो क्यों, कंफ्यूज्ड फेस। शिवाय, अरे पार्लर गई होंगी और फिर वहां उन्होंने भर भर कर तुम्हारा मेकअप किया होगा, अब चूहिया को इंसान बनाने में टाइम लगता है, टंग आउट। शिवाय की बात सुन विशु चीढ़ जाती है और शिवाय को घूरते हुए कहती है, ओह अच्छा, तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा जानवर से इंसान बनने का, अब तुम तो रोज पार्लर जाते होंगे ना लंगूर से इंसान बनने। टीयर्स ऑफ जॉय। वैसे कितनी अच्छी ड्रेस थी ये, अगर कोई हैंडसम सा लड़का पहनता तो बाय गॉड मैंने तो फ्लैट ही हो जाना था, पर अब क्या करे। इतना बोल विशु वहां से भाग जाती है और शिवाय बस वही खड़ा अपन आप को देखता है और बोलता है, यार मतलब मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या, अरे नहीं मैं ही अच्छा नहीं हूँ, मतलब ये ड्रेस ही अच्छा नहीं है। इतना बोल उनके पीछे अंदर रूम में चला जाता है। एकांश, ये लो इन पेपर्स पर साइन करो। एकांश श्रेया को कुछ पेपर्स देते हुए कहता है। श्रेया वो पेपर्स लेती है और उन्हें पढ़ने लगती है। श्रेया जैसे जैसे पेपर्स पर लिखे पॉइंट्स पढ़ती है वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। श्रेया, ये क्या बदतमीजी है, पाउटिंग। विशु श्रेया के हाथ से पेपर्स लेकर पढ़ती है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है। उन पेपर्स में 20 पॉइंट्स लिखे थे जो श्रेया को फॉलो करने होंगे। श्रेया, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी लड़की हूं, समझते क्या हो तुम अपने आप को। हाँ। श्रेया ने अभी भी पल्लू लिया हुआ था जिससे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था मगर उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि श्रेया को कितना दर्द हुआ है। विशु, एकांश तुम ऐसे कुछ सोच भी कैसे सकते हो, तुम्हें पता है इन सब से तुम श्रेया को किस कैटेगरी में रख रहे हो। पाउटिंग। शिवाय ने भी विशु के साथ वो सब पॉइंट्स पढ़े थे। शिवाय को इस वक्त एकांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शिवाय एकांश के सामने आते हुए बोलता है, एकांश इस 1 महीने में भी तू श्रेया को नहीं जान पाया, तू कैसे उसके सामने ऐसे पॉइंट्स रख सकता है। एकांश एक नज़र श्रेया को देखता है और फिर सबको देखते हुए, मैं भी सोचता था कि शायद ये बाकी लड़कियों जैसी नहीं होगी मगर अब नहीं, अब मुझे सच पता चल चुका है। फिर श्रेया को देखते हुए, अगर तुम इतनी ही दूध की धुली हो, तुम ऐसी नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। स्माइल विद हॉर्न्स। और वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है मुहूर्त में, हमें जल्दी जाना भी है। श्रेया वहां खड़ी एक टक बस एकांश को ही देखती रहती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि एकांश किस सच की बात कर रहा है। तो क्या लगता है ऐसा भी क्या था उस कॉन्ट्रैक्ट में जो सभी को एकांश पर इतना गुस्सा आ गया, और आखिर क्या सच पता चला था एकांश को श्रेया के बारे में जिसने एकांश को श्रेया के बारे में ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। 49 श्रेया इन कपूर मैंशन। अब तक हमने देखा कि एकांश श्रेया के आगे एक कॉन्ट्रैक्ट रखता है जिसे पढ़कर सबको एकांश पर बहुत गुस्सा आता है। अब आगे श्रेया मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम किस सच की बात कर रहे हो लेकिन तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है उसका मुझे पता चल ही गया। श्रेया की बात सुन एकांश को बहुत गुस्सा आता है। वो श्रेया को घूरते हुए कहता है, बहुत हुई बक अब जल्दी से इस पर साइन करो। पाउटिंग। श्रेया कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, मुझे मंजूर है, मैं साइन करूंगी लेकिन तुम्हें भी एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। श्रेया की बात सुन एकांश और शिवाय दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी विशु अपने पर्स में से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकालकर सामने टेबल पर रखती है। श्रेया मुस्कुराते हुए बोलती है, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक नहीं होगा, तुम कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करोगे, हमारी शादी होगी सबके सामने, हम एक कपल की तरह बिहेव भी करेंगे लेकिन कमरे में हम अजनबी होंगे, ना तुम्हें मुझसे मतलब ना मुझे तुमसे, मैं तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानूंगी लेकिन तुम्हें भी मेरी फैमिली की इज्जत करनी होगी।
श्रेया की बात सुन एकांश कहता है, मुझे मंजूर है। इतना वो एकांश कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, फिर श्रेया को साइन करने को बोलता है। श्रेया साइन करने के लिए जैसे ही पेन उठाती है, एकांश तंज भरे लहजे से कहता है, मैं भी एक बार सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूं ताकि बाद में तुम कोई बहाना ना बना सको। स्मर्क। 1. तुम बाहर के किसी भी लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। 2. तुम कहीं भी जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म करोगी क्योंकि अब तुम मिस एकांश कपूर बन जाओगी, तुम्हारे हर एक एक्शन पर कितने ही लोगों की नजर होगी। 3. तुम दादू का ध्यान रखोगी। 4. मेरे सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करोगी। 5. ये शादी सिर्फ एक नाटक है, ये बात हमेशा याद रखना। 6. तुम कैसी लड़की हो ये मैं जानता हूं, तुम पैसों के लिए अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो, लेकिन मेरे परिवार को अपनी गंदी हरकतें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एकांश के मुंह से ये सुनते ही श्रेया की आंखों से आंसू निकल गए। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि एकांश उसके बारे में कुछ ऐसा भी सोच सकता है। उसके बाद एकांश बोलना जारी रखता है, लेकिन श्रेया पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर एकांश के चेहरे पर फेंक कर उसे उंगली दिखाते हुए बोलती है, मिस्टर एकांश कपूर, तुम्हारे आज के ये बोल मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, और जिस दिन मुझे लगा भी ना कि मैं ये भूल रही हूँ, उस दिन मैं खुद को इतनी बड़ी सजा दूंगी कि वो कभी ना भूल पाऊं। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा ना, उस दिन तुम तड़पोगे, तुम खुद को कोसोगे, लेकिन तब तुम्हें मेरी माफी भी नसीब नहीं होगी। श्रेया ने ये सब रूंधे गले से सुबकते हुए कहा था। पल्ली के पीछे उसका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। श्रेया वहां से चली जाती है और विशु भी एक नजर एकांश को देख श्रेया के पीछे चली जाती है। शिवाय एकांश के सामने आता है और कहता है, एकांश मैं तुझे अपना भाई, दोस्त सब समझता था, तू मेरा आइडल था, मगर अब नहीं। तूने आज श्रेया के साथ जो किया है ना, उसके बाद अब तो मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है। एकांश जो कब से श्रेया की बातें सुन अपने आप से ही पूछ रहा था कि कहीं वही तो गलत नहीं कही उसने, जो देखा जो सुना वो झूठ तो नहीं, लेकिन अब शिवाय की बातें सुन एकांश को गुस्सा आ गया। एकांश झलाते हुए बोलता है, हाँ हूँ मैं, ऐसा ही हूँ मैं, तुझे अभी पता नहीं है कि वो कैसी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सब अपने कानों से सुना है, पाउटिंग पाउटिंग। इतना बोल एकांश भी वहां से चलत जाता है। शिवाय वही खड़ा कहता है, मुझे नहीं पता एकांश टूर किस बात को सच मानकर श्रेया के साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन श्रेया को मैं जितना अभी तक जान चुका हूँ वो ऐसी लड़की नहीं है। पता नहीं जिस रिश्ते की शुरुआत ही ऐसी हो उसका अंजाम क्या होगा। थोड़ी देर में सब मैरिज ब्यूरो कर अंदर होते हैं। श्रेया और एकांश एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। एकांश पहली साइन करता है, फिर श्रेया साइन करती है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। गायत्री जी एकांश को अंगूठी लाकर देती और श्रेया को पहलाने को बोलती है। एकांश श्रेया का हाथ पकड़कर उसे वो अंगूठी पहना देता है। एकांश ने श्रेया का हाथ बहुत टाइट पकड़ा था। श्रेया अपना हाथ जल्दी से छुड़ाती है, फिर अनीता जी से रिंग ले एकांश को पहनाती है। ऐसे ही सिंदूर और फिर मंगलसूत्र एक एक कर एकांश श्रेया को पहनाता है। इस वक्त दोनों के ही दिलों में बहुत कुछ चल रहा था, पर वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकते थे, बस दोनों अंदर ही अंदर घुट रहे थे। दोनों जाकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। श्रेया अनीता जी, संजीव जी और राकेश जी से गले मिलती है। सब उसे कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। सभी की आंखों में आज आंसू होते हैं। उनकी नन्ही सी श्रेया कब इतनी बड़ी हो गई उन्हें पता ही भी चला। सबसे मिलकर अब श्रेया ध्रुव के सामने आती है। ध्रुव की आंखें भी नम होती है। श्रेया उनके सामने जाकर बोलती है, भाई आप रो क्यों रहे हो। ध्रुव श्रेया को रोता देख थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है, मैं कहा तू ही तो रो रही है। श्रेया फिर ध्रुव के आंसू पूछते हुए बोलती है, अच्छा और ये आंसू कैसे है। फिर देखो आपके वजह से मुझे भी रोना आ गया और मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया। अब ध्रुव से रहा नहीं जाता और वो श्रेया को कसकर गले लगा लेता है और रूंधे गले से कहता है, तू कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। तू हमेशा से मेरे लिए सबसे खास थी और हमेशा रहेगी। इतना बोल ध्रुव श्रेया से अलग होता है और उसके हाथों में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स देता है। इसे अभी मत खोलना, जिस दिन तुझे मेरी सबसे ज्यादा याद आएगी और मैं तेरे पास नहीं होऊंगा ना, उस दिन इसे ही खोलने को तुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं ही तेरे साथ हूँ। कुछ देर सबसे मिल अब श्रेया, एकांश और पूरी कपूर फैमिली कपूर मैंशन के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते नहीं तो एकांश कुछ कहता है और न ही श्रेया। कार में एकदम खामोशी रहती है। एकांश रोहन को कॉल कर उसे अपने मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो भेजता है और उन फोटो को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर वायरल करने को कहता है, जिससे सभी को पता चल सके। कुछ देर में ही सभी कार कपूर मैंशन के सामने आकर रुकती है। श्रेया का गृह प्रवेश होता है। गायत्री जी, बेटा अब तुम आराम करो, पूरा दिन हो गया, तुम थक गई होंगी ना, और कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। गायत्री जी की बात सुन एकांश कहता है, मां इन सब चीजों की क्या जरूरत है। एकांश की बात सुन गायत्री जी गुस्से से बोली, जरूरत है, और जिन्हें आप चीजों का नाम दे रहे हैं वो हमारी रस्में हैं, हमारे रिवाज है। शादी हमने अपनी मर्जी से नहीं की, लेकिन अब सारे रीति रिवाज होंगे। फिर श्रेया को देखते हुए, बेटा तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना। श्रेया कुछ कहती उससे पहले ही गायत्री जी एक बार फिर कहती है, देखो मैं पहले ही बोल देती हूँ, अब से तुम मुझे माँ ही कहोगी। मुझे वो सब ड्रामा नहीं करना कि पहले तुम मुझे आंटी कहोगी और फिर मैं तुम्हें डांट कर बोलूंगी कि अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब बस मुझे तुम्हारे मुंह से माँ ही सुनना है। गायत्री जी की बातें सुन सब हंस देते हैं। श्रेया भी हंसते हुए कहती है, नहीं माँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। उसके बाद गायत्री जी राखी घर की मेड को बुलाती है और उसे श्रेया को एकांश के रूम में ले जाने को कहती है। वही एकांश स्टडी रूम में जाकर किसी को फोन करता है। तो क्या लगता है क्या अंजाम होगा इनके इस रिश्ते का, जिसकी नींव ही गलतफहमी पर रखी गई हो। आखिर वो कौन सा सच है जो एकांश को श्रेया पर शक करने पर मजबूर कर रहा है। 50 एकांश के सवाल।
श्रेया को कमरे में छोड़कर राखी दरवाजा बंद कर चली जाती है। श्रेया कमरे में आकर पूरे कमरे को बहुत ध्यान से देखती है। एकांश का पूरा कमरा व्हाइट और ग्रेश कलर में था। सामने ही दीवार पर एकांश को बहुत बड़ी सी तस्वीर थी जिसमें एकांश ने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था। उस तस्वीर में एकांश एकदम बॉस वाली वाइब दे रहा था। तस्वीर के नीचे ही एक किंग साइज ब्लैक बेड था जिस पर व्हाइट बेडशीट बिछी थी। बेसाइड में एक छोटी सी मेज पर कपूर फैमिली की एक छोटी सी तस्वीर और एक लैंप थी। दूसरी तरफ भी ऐसा ही था। पूरे कमरे में ज्यादा सामान नहीं था। फिर साइड में ही चेंजिंग रूम था। श्रेया सब कुछ बहुत ही ध्यान से देख रही थी। तभी उसकी नजर कमरे के पार्टीशन पर पड़ती है। कमरे के एक साइड स्लाइडिंग कांच के गेट लगे हुए थे। गेट खोलकर श्रेया आगे आई तो वहां एक स्विमिंग पूल था। श्रेया वहां आकर उसमें अपने पैर डालकर बैठ गई। स्विमिंग पूल ज्यादा गहरा नहीं था। श्रेया मुंह बनाते हुए, चलो कुछ तो अच्छा है इस भूतनाथ के कमरे में। फिर श्रेया चारों तरफ नजरें घुमाकर देखती है। वहां कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाए हुए थे। श्रेया को वहां बैठकर बहुत सुकून मिल रहा था। श्रेया आसमान की तरफ देखती है और भरी आंखों से बोलती है, हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़े हैं दी और ना ही कभी बढ़ेंगे जब तक मैं आपका बदला पूरा नहीं कर लेती। मैं अपनी जिंदगी में किसी को नहीं आने दूंगी और शायद मैं इस लायक हूं भी नहीं। मैं सबके साथ धोखा नहीं करना चाहती थी मगर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। फिर उसे एकांश की बातें याद आती है। श्रेया गुस्से से बोलती है, विशु ने सही कहा था, मैं गलत नहीं हूं। मैंने तो अपने परिवार की इज्जत बचाई है, अपना फर्ज निभाया है। और उस एकांश जैसे लड़कों के साथ होना भी ऐसा ही चाहिए जो बिना किसी सबूत के, बिना कुछ जाने सिर्फ अपनी राय देते हैं, उन्हें गलत समझते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कही बात किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अब श्रेया का यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो उठकर कमरे में आती है कि तभी उसे गेट खटखटाने की आवाज आती है। श्रेया दरवाजा खोलती है तो सामने राखी हाथ में खाने की प्लेट लेकर खड़ी होती है। राखी श्रेया से कहती है, ये लीजिए आपका खाना, माफ करिएगा हमें खाना लाने में देर हो गई, आप ये खाना खा लीजिए। श्रेया राखी के हाथों से खाने की प्लेट लेती है और राखी को गुड नाइट बोल दरवाजा बंद कर कमरे में आ जाती है। फिर सोफे पर बैठकर खाना खाना शुरू करती है पर फिर उसका मन नहीं करता तो वो निवाला वही छोड़कर बेड पर आकर लेट जाती है और थकावट की वजह से जल्द ही श्रेया के नींद आ जाती है। इधर एकांश स्टडी रूम में बैठा था तभी उसके पास ध्रुव का कॉल आता है। एकांश कॉल अटेंड करता है। ध्रुव, एकांश तुम्हारे और श्रेयू का मैरिज सर्टिफिकेट देख अब सब शेयर होल्डर्स और मीडिया मान गई है कि श्रेया और तुम्हारे बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है। थैंक यू एकांश मेरी बहन के लिए इतना सब करने के लिए। ध्रुव की बात सुन एकांश बोलता है, मुझे पहले ही पता था और रही बात मदद की तो ये सब मैंने दोनों खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया है, तुम्हें इसमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। एकांश की बात सुन हल्का सा मुस्कुराता है और फिर बोलता है, एकांश मैं जानता हूँ इस शादी के लिए ना ही तुम तैयार थे और ना ही श्रेया, तुम दोनों ने ये शादी सिर्फ अपने परिवार के लिए की है, लेकिन एकांश मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों इस रिश्ते को एक मौका दो और एक बात हमेशा याद रखना, मेरी सबसे कीमती चीज मैंने तुम्हें सौंपी उसका ख्याल रखना। एकांश तुम फिक्र मत करो, श्रेया से मैंने शादी की है तो अब वो मेरी जिम्मेदारी है। फिर कुछ देर बाद कर एकांश अपने कमरे में जाता है तो देखता है श्रेया शादी के लहंगे में ही सो रही है। उसने अपना पल्लू भी अभी तक नहीं हटाया था। एकांश कमरे में आकर धीरे से गेट बंद करता है, फिर अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए श्रेया के पास आता है और घुटनों के बल श्रेया के सामने बैठकर श्रेया को देखने लगता है। फिर कुछ सोचकर श्रेया का पल्लू उठाता है तो श्रेया में ही कहीं खो जाता है। श्रेया बिल्कुल किसी क्यूट से खरगोश का चेहरा बनी की तरह सो रही थी। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था और उसके छोटे छोटे गुलाबी होठों पर आज डार्क लिपस्टिक लगी थी। एकांश श्रेया को देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं हमेशा सोचता था कि लड़कियां पैसों की भूखी होती है, उन्हें सिर्फ नाम और पैसे से मतलब होता है, क्योंकि आज तक जितनी भी लड़कियां मैंने देखी वो सब ऐसी ही थी। पर तुम्हें देखकर, तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे लगा कि शायद तुम अलग हो, तुम पैसों से ज्यादा रिश्तों को मानती हो, लेकिन तुमने भी अपनी असलियत दिखा ही दी। एकांश को याद आता है 2 हफ्ते पहले चैरिटी प्रोग्राम के बाद एक दिन एकांश की एक लेट नाइट मीटिंग थी किसी बार में। एकांश अपने असिस्टेंट रोहन के साथ वहां जाता है। एकांश मीटिंग खत्म करने के बाद जब बार से निकल रहा होता है तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की ने नी लेंथ ब्लैक ड्रेस पहनी थी और उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके साथ एक आदमी भी बैठा था। एकांश ने जब थोड़ा पास जाकर देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि वो श्रेया ही थी। श्रेया उस आदमी के साथ बैठी थी और उस आदमी ने श्रेया के सामने बहुत सारे पैसे रखे। श्रेया ने वो पैसे लिए और एक कमरे में चली गई। एकांश उसके पीछे जाना चाहता था मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई। एकांश को बहुत गुस्सा आया। एकांश गुस्से में वहां से निकल गया। उसके बाद एकांश ने रोहन से बोलकर उस रूम के बारे में पता करने को कहा जिस दिन एकांश श्रेया को पार्टी में लेकर गया था और उसने श्रेया की बातें सुन ली थी। उसी दिन एकांश ने रोहन को फोन किया तो रोहन ने उसे बताया था कि उस कमरे को पहले ही किसी लड़के ने बुक किया हुआ था और उस लड़के के कमरे में जाने के कुछ समय बाद ही श्रेया वहां गई थी। ये सब याद कर एकांश का गुस्सा बहुत बढ़ गया। एकांश एकदम से खड़ा हुआ। श्रेया जो अभी ही सोई थी वो आवाज सुनकर उठ गई, फिर बेड पर बैठते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एकांश गुस्से से श्रेया को देखकर बोला, तुम्हें मारने आया था, फिर सोचा सब मुझे ही नाम रखेंगे कि अपनी पत्नी को पहली रात ही मार दिया, अनअम्यूज्ड। एकांश की बात सुन श्रेया लापरवाही से बोलती है, ओह अच्छा, मैंने सोचा तुम मेरी खूबसूरती देखने आए थे, ये पल्लू तुमने हटाया ना। श्रेया की बात सुन एकांश झेप जाता है क्योंकि वो बैठा हुआ श्रेया को ही तो निहार रहा था, ओपन माउथ स्माइल। फिर अभी एकांश एटीट्यूड से बोलता है, हूँ तुम्हें और देखूंगा, और खूबसूरती के नाम पर है ही क्या तुम्हारे पास? श्रेया फिर बेड पर लेट अपनी आंखें बंद करते हुए बोलती है, अरे वो मैं अभी अभी सोई थी और फिर मुझे सपना दिखा कि एक काला बंदर, बिल्कुल काला, वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा है। श्रेया की बात सुन एकांश चीड़ जाता है और बोलता है, तुम्हें बंदर ही घूरेंगे? फिर उसे याद आता है कि घूर तो वही रहा था। अब बेचारा क्या ही बोले, चिकर श्रेया को देखते हुए बोलता है, वैसे तुम शादी के लिए मान कैसे गई? एकांश श्रेया के जवाब का इंतजार करते करते कपबोर्ड से अपने कपड़े भी निकाल लेता है पर श्रेया का कोई जवाब ही नहीं मिलता।
एकांश मुड़कर देखता है तो श्रेया फिर सो चुकी थी। उसने एक पिलो को हक किया हुआ था, वो बहुत प्यारी लग रही थी। एकांश श्रेया को देख हल्का सा मुस्कुराता है जिसका उसे पता भी नहीं चलता। फिर शावर लेकर सोने के लिए बेड के पास आता है, लेकिन कुछ सोचकर वही पड़े काउच पर ही लेट जाता है और श्रेया को निहारते हुए कब उसे नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अगली सुबह एकांश आराम से सोया होता है, तभी उसे श्रेया के चिकने की आवाज आती है जिसे सुन एकांश की आंखें एकदम से खुल जाती है और जब सामने देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। क्या लगता है क्यों गई होगी श्रेया किसी लड़के के कमरे में और क्यों लिए होंगे श्रेया ने किसी से पैसे जानने के लिए। मेरे साथ पढ़ते रहिए परफेक्ट लव।